गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का अपना जो बिंदु है वो है नकलची खरपतवार या अनुकारी खरपतवार। देखिए बेटा, आप लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं खरपतवारों का, यदि जिस विद्यार्थी को क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स के बारे में समझ में आ गई हैं वो अच्छी प्रकार से खरपतवारों का कंट्रोल भी कर सकता है। तो हमारा अगला जो बिंदु शेष था उसका नाम है नकलची अथवा अनुकारी खरपतवार। ये देखिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न उठा हुआ भी है और बोर्ड भी उठाता है। नकलची का अर्थ होता है सेम टू सेम, वैसा ही करना, उसको हम नकलची कहते हैं या फिर हम अनुकारी कहते हैं। नकलची का मतलब आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि किसी की नकल निकालना, ठीक है ना, ये निकलता है इसका अर्थ। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या निकालेंगे, नकलची खरपतवार का क्या होगा कि फसल की बाह्य आकृति से मिलते जुलते हों। देखना, इसको मिमकेरी वीड्स के नाम से जानते हैं। देखना, वीड्स, मिमकेरी वीड्स, जिसको हम नकलची या अनुकारी खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार बाह्य आकारिकी में, ये खरपतवार बाह्य आकारिकी में फसल के पौधों से कर सकते हैं। बाह्य आकारिकी में फसल के पौधों से, बाह्य आकारिकी में फसल के पौधों से इतना अधिक मिलते जुलते हैं कि इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है या पहचानना बहुत कठिन होता है। इतना अधिक मिलते जुलते हैं कि इन्हें पहचानना ना कठिन होता है। यहां देखिए बेटा, पहचानना है, ये पहचानना कठिन होता है। नकलची खरपतवार वे खरपतवार जो बाह्य आकारिकी में फसल के पौधों से इतने अधिक मिलते जुलते हैं कि इन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। जैसे गेहूं की फसल में गेहूसा, यहां पर उदाहरण भी दे रखा है। जैसे गेहूं की फसल में गेहूसा, जिसको हम फेलेरिस माइनर के नाम से जानते हैं, या हम इसको गुल्ली डंडा भी कहते हैं, ठीक है ना। गेहूसा, जिसको हम अपनी आम भाषा में इसको गुल्ली डंडा के नाम से जानते हैं, क्या इसको गेहूसा कहते हैं। जब तक इसमें पुष्प नहीं आ जाते हैं तब तक किसान नहीं पहचान पाता है, क्योंकि सेम टू सेम गेहूं का पौधा होता है वैसा ही गेहूसा होता है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखना, धान की फसल में सावां, धान की फसल में सावां जब तक
इस सामा में बाली नहीं आ जाती है तब तक हम पहचान नहीं कर पाते हैं। धान के समान ही ये सामा होता है, हम पहचान नहीं कर पाते हैं तब तक हमारी फसल को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान कर देता है। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना हमारा जो अगला बिंदु है विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। ये देखिए बेटा, विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, ये भी हमारे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ खरपतवारों को विशेष जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। किसमें? वृद्धि व विकास के लिए। किसके लिए आवश्यकता होती है? वृद्धि व विकास के लिए। जैसे कासनी खरपतवार है, कासनी देखा है जो पशुओं को आप लोग चारे के रूप में खिलाते हैं, इसको ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ये ठंडी व नम जलवायु में बहुत अच्छी वृद्धि करता है। इसकी आदत हम देख रहे हैं, यहाँ क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम इसकी हैबिट देख रहे हैं कि ये किस प्रकार की जलवायु में ज़्यादा वृद्धि करता है, इसको हम किस प्रकार से खत्म करें। यदि हम इसको गर्म जलवायु के अंतर्गत बोते हैं तो इसकी वृद्धि नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ पर देखना, जो कासनी खरपतवार है उसको ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लिए कि कुछ खरपतवारों को विशेष जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता वृद्धि व विकास के लिए होती हैं। जैसे यहां पर उदाहरण दे रहा हूं, कासनी खरपतवार के लिए ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिए बेटा, विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार की आपने यहां परिभाषा देखी है कि कुछ खरपतवारों को विशेष जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता वृद्धि व विकास के लिए होती है। जैसे कासनी खरपतवार के लिए ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इसके बाद में देखना अवांछित खरपतवार। अगला है अवांछित खरपतवार। अवांछित खरपतवार क्या मतलब जानते हैं? हमारी इच्छा के बिना ही उग जाते हैं। ठीक है ना। वे खरपतवार जो बिना बोए उग जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अवांछित खरपतवार। लेकिन यहाँ रोग्यू वीड्स देखना, ROUGE, रोग्यू देखना। ठीक है। यहां पर देखना ROGUE, रोग्यू वीड्स, जिसको आप लोग रोगिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी परिभाषा 2 बनेगी। यहां पर देखना, इस अवांछित खरपतवार किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी फसल की
जाति, किसी फसल की जाति की अन्य किस्मों का पौधा बिना बोए उग जाता है। क्या? किसी फसल की जाति की अन्य किस्मों का पौधा बिना बोए उग जाता है। बिना बोए ही खेत में उग जाता है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, बिना बोए ही खेत में उग जाता है। ये देखिए, अवांछित खरपतवार वे खरपतवार, या आप लोग इसको परिभाषा दे सकते हैं, किसी फसल की जाति की अन्य किस्मों का पौधा बिना बोई खेत में उग जाता है, वह अवांछित खरपतवार कहलाता है, या रोग्यू वीड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना बेटा? यहां पर देखना, उदाहरण दे रहा हूं। जैसे उदाहरण, गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकवन, ये गेहूं की किस्म है लोकवन, और सोनालिका भी क्या है? गेहूं की किस्म है। गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकवन के पौधे उगना। ठीक है ना? उदाहरण देखिए, गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकवन के पौधे उगना। ये लोकवन के पौधे क्या कहलाएंगे? अवांछित पौधे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अवांछित पौधे कहलाएंगे। तो यहां पर देखना, रोग्यू वीड्स किसे कहते हैं? कि किसी फसल की जाति की अन्य किस्मों का पौधा बिना बोए खेत में उग जाता है। जैसे गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकवन की किस्म के पौधे उगना। जो लोकवन किस्म है वो क्या कहलाएगी? अवांछित पौधे कहलाएंगे। ठीक है ना? हमने बोया तो कौन सा है? सोनालिका बोया है। और उग गया कौन सा है? कुछ पौधे उगाते हैं, कुछ पौधे आते हैं जो अवांछित पौधे या रोग्यू पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोग्यू पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधे रोग्यू पौधा कहते हैं। ऐसे पौधों को रोग्यू कहलाते हैं। ये कई बार जेट में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सोनालिका किस्म में लोकवन के पौधे उग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? रोग्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग्यू। ठीक है ना? तथा, यहां ध्यान रखना इसको, तथा इनको इसी में परिभाषा एक और है, तथा इनको खेत से बाहर निकलाने की क्रिया रोगिंग कहलाती है। रोगिंग कहलाती है। ये देखिए बेटा, यहां दो प्रश्न बन गए होंगे। एक तो अवांछित खरपतवार, जिसको रोग्यू वीड्स के नाम से जानते हैं। किसी फसल की जाति की अन्य किस्मों का पौधा बिना बोए खेत में उग जाता है। जैसे उदाहरण मैंने बताया है, गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकवन का पौधा उगना। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? रोग्यू कहलाते हैं। तथा इनको खेत से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? रोगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रोगिंग। कि वे खरपतवार जिनको खेत से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रोगिंग कहलाते हैं। आप लोग इसको अन्य परिभाषाओं के नाम से जान सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे कीट रोगी एवं वीड्स
से ग्रसित पौधे को खेत से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। इसको दूसरे रूप में भी आप लोग परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपके दे रखे कौन से पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं, जैसे गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकवन का पौधा उग गया, ठीक है ना, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? रोग्यू। अब इनको रोग्यू पौधों को क्या करते हैं? रोग्यू पौधों को खेत से बाहर निकाल देने की क्रिया क्या कहलाती है? रोगिंग कहलाती है। आप लोग इसको जैसे चाहे वैसे इसकी परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखिए आप लोग इसके बाद में देखेंगे अपना अगला वर्गीकरण था परजीवी खरपतवार। ये देखिए परजीवी खरपतवार, इसको पैरासाइट वीड्स के नाम से जानते हैं बेटा। ये दूसरे ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। कुछ खरपतवार विशेष ये देखना, कुछ खरपतवार फसल विशेष, ऐसे करना, फसल विशेष पर परजीवी होते हैं। ये देखिए बेटा, अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ खरपतवार फसल विशेष पर परजीवी होते हैं, जैसे अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे बाजरा में स्ट्राइगा, ये खरपतवार है स्ट्राइगा, जो अपना जीवन यापन करता है रिंजके में अमरवेल, ये भी पैरासाइट है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना, बाजरे में स्ट्राइगा गया, रिंजके में अमरवेल आ गया, और तंबाकू में क्या आ गया? तंबाकू में ओरोबंकी। ये देखिए बेटा, ओरोबंकी, ठीक है। ये देखिए ओरोबंकी, ये ध्यान रखना, ये कई बार परजीवी के रूप में पूछा गया प्रश्न है कि बाजरे में कौन सा परजीवी रहता है? स्ट्राइगा, और रिंजके में अमरवेल, और तंबाकू में ओराबंकी है, वो इसके मुख्य खरपतवार है। तंबाकू की फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा है? ओराबंकी, और रिंजके में अमरवेल, और बाजरा में स्ट्राइगा, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त रखना बेटा, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न ही जेट के अंदर आ जाते हैं और बच्चे ध्यान नहीं करते हैं और प्रश्न गलत करके आते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 4 अंक का जाता है आपके हाथ से, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में देखिए हमारा अगला जो मेजर टॉपिक है, ये देखिए बेटा, अगला है जिसको अपन 3 टॉपिक पूरे होते हैं इस क्लासिफिकेशन के, चौथा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, जिसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। पत्तियों की बनावट, पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। ये देखिए बेटा, जैसे फसल संबंधी खरपतवार को वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार से चौथा टॉपिक है अपना पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण।
वर्गीकरण, पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि खरपतवारों की पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। ये 2 नंबर में प्रश्न पूछता है। तो आप लोग इसका देखना, पत्तियों के बनावट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ठीक है ना, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अब इसकी परिभाषा, इस बिंदु के आपने बिंदु देख रहे हैं आप लोग, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, इसके आधार पर आप लोग इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि इस श्रेणी के खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। आप लोग इसकी साधारण रूप में परिभाषा दे सकते हैं कि जहां चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसकी परिभाषा आप लोग दे सकते हैं। क्या इस श्रेणी के खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती हैं? जैसे किन किन खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती हैं मैं बता रहा हूं। आपने इसकी परिभाषा देखी है कि इस श्रेणी के खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। तो देखना बेटा, इसमें बथुआ, करसननील, ठीक है ना, बथुआ, करसननील, हिरनखुर्री, ये देखा होगा आपने, क्योंकि अब देखेंगे आप लोग, ये आपके सिलेबस में भी हिरनखुर्री ये खरपतवारों के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हिरनखुर्री देखना है, जो हिरन के खुर होते हैं उसके समान इसके पत्ते होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या निकाल दिया? हिरनखुर्री, ठीक है ना। हिरनखुर्री, बाईसुरी मकोई, जंगली चौलाई और लेहसुआ, व लहसुआ, ये देखिए बेटा आदि। मैंने यहां पर चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों की परिभाषा भी दी है और इसके उदाहरण भी दिए हैं कि किस किस खरपतवार के पत्ते चौड़े होते हैं। देखना, बथुआ, करसननील, हिरनखुर्री, बाईसुरी, मकोई, जंगली चौलाई व लहसुआ आदि खरपतवार की पत्तियां चौड़ी होती हैं। इसके बाद में दूसरा देखना बेटा, इस टॉपिक नंबर 4 का जो पत्तियों के आधार की बनावट के आधार पर दूसरा है सक्री, जिसको नेरो वीड्स के नाम से जानते हैं, नेरो लिव्ड वीड्स, सक्री पत्ती वाले खरपतवार। ये देखिए, सक्री पत्ती वाले खरपतवार, इस वर्ग के खरपतवारों की पत्तियां क्या होती हैं? सक्रिय होती हैं, ठीक है। आगे से न्यूक्लियर और पीछे से चौड़ी होती हैं, इसको हम क्या कहेंगे? सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। इस वर्ग के खरपतवारों की पत्तियां, इस वर्ग की खरपतवारों की पत्तियां सक्रिय होती हैं, जैसे देखना बेटा आप लोग, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार कौन सा है? मोथा है, दूब घास है, मोथा, दूब घास, ये सक्रिय है ना। मोथा की पत्तियां देखिए हैं जिसको, ठीक है ना, जिसको मोक्तिया बोलते हैं आप लोग। दूब घास देखा ही है आपने, दूब घास। इसके बाद में कांस, गेहूंसा, कांस और गेहूंसा, ठीक है, गेहूंसा, जिसको फिलेरिस माइनर कहते हैं, गुल्ली डंडा कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखना, हमारा 5वां टॉपिक है, 5वां टॉपिक
ये आपका चौथा टॉपिक है वो क्लियर होता है बेटा कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स के बारे में देख रहे हैं। जो चौथा टॉपिक था पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पर खरपतवारों को पत्तियों की बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ये इस श्रेणी के खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, इनको हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। जैसे बथुआ, कसनील, हिरनखुरी, बायसुरी, मकोई, जंगली चौलाई व लेसवा आदि ऐसे खरपतवारों की पत्तियां क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। इसके बाद में देखना सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। इस वर्ग या इस श्रेणी के खरपतवार की पत्तियां सक्रिय होती हैं, जिसको हम सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। जैसे मोथा, दूब घास, कांस और गेऊसा। ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखना 5वें नंबर का जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है मृदा व जलवायु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण ये देख सकते हैं। मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, या आप लोग इसको लिखना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मृदा व जलवायु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है ना। तो ये देखिए आप लोग, मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। देखिए यहां पर इसको 4-5 भागों में बांटा गया है। मृदा व जलवायु के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है जलीय खरपतवार। पहला क्या है? जलीय खरपतवार। ये देखिए पहला जलीय खरपतवार। वे खरपतवार जो अपना जीवन यापन जल में करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जलीय खरपतवार कहते हैं। वे खरपतवार जो अपना जीवन यापन जल में करते हैं, किसमें करते हैं? जल में करते हैं, उन्हें हम जलीय खरपतवार कहते हैं। जैसे जलकुंभी और जंगली धान। ये देखिए बेटा, ये पानी में आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जैसे मैंने खरपतवार के नाम बताए, जलकुंभी है, जंगली धान है। इसके बाद में ये देखिए बेटा दूसरा है शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। शुष्क, क्योंकि मृदा एवं जलवायु के आधार पर बता रहे हैं यहाँ पर खरपतवार का वर्गीकरण। शुष्क क्षेत्र के खरपतवार, शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। ठीक है ना बेटा। एक एक यहाँ पर आप लोगों को बिंदु बताया जा रहा है। दूसरे नंबर पर है शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। वे खरपतवार जो शुष्क जलवायु में सफलतापूर्वक अपनी वृद्धि कर लेते हैं, जैसे, या सूखे क्षेत्र कह सकते हैं आप लोग, जैसे झरबेरी, नागफली। जहां पर सूखा रहता है वहां पर इस प्रकार के पौधे अपनी वृद्धि कर लेते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इसके बाद में देखना जावासा भी अपनी वृद्धि कर लेता है। जावासा, ठीक है ना। झरबेरी, नागफली, जावासा ये शुष्क क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं। इसके बाद में देखना कृषिगत क्षेत्र के खरपतवार। कृषिगत क्षेत्र के खरपतवार, ये देखना बेटा, ये खरपतवार ये कृषि योग्य भूमि के अंदर उगते हैं और उपज को कम करते हैं। ये जहां पर खेती योग्य भूमि है वहां पर उगते हैं ऐसे खरपतवार जो उपज को कम करते हैं, जैसे बथुआ,
बथुआ, ठीक है ना, बथुआ है, प्याजी है, प्याजी, करसनील, करसनील, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो कृषिगत क्षेत्र के खरपतवार के बथुआ है, प्याजी है, करसनील है, ठीक है। इसके बाद में देखना अकृषिगत, क्या, अकृषिगत, अकृषिगत क्षेत्र के खरपतवार, ये देखिए बेटा, क्षेत्र के खरपतवार, ठीक है ना, अकृषिगत क्षेत्र के खरपतवार। देखना बेटा, ये क्षेत्र, ये खरपतवार ऐसे होते हैं जो बंजर भूमि होते हैं, या फिर जैसे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास, गोदामों के आसपास है, औद्योगिक क्षेत्र के आसपास खरपतवार होते हैं, उगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अकृषिगत क्षेत्र, जिसमें कृषि योग्य, जो कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, वहाँ पर ऐसे खरपतवार उगते हैं, उनको हम अकृषिगत क्षेत्र के खरपतवार कहते हैं। जैसे देखना बेटा, जैसे उदाहरण है लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा, ठीक है ना। इसके बाद में देखना कांस, कांस और गाजर घास, गाजर घास, ये अकृषिगत क्षेत्र के खरपतवार कहते हैं, जहाँ बारानी भूमि पड़ी हुई है, या जैसे प्रकार से रेलवे स्टेशन है, डाकघर हैं, या अन्य स्थान जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहाँ पर ऐसे खरपतवार उग जाते हैं, जिसमें लेंटाना कैमरा है, कांस है, गाजर घास है, आदि ऐसे खरपतवार हैं, ये उग जाते हैं और फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। ये देखिए, मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया है। यहाँ पर हमने 4 भाग बताए, जलीय खरपतवार, शुष्क क्षेत्र के खरपतवार, कृषिगत क्षेत्र के खरपतवार और अकृषिगत क्षेत्र के। मृदा भी आ गई, और जलवायु के आधार पर हमने क्या बताया यहाँ, शुष्क और जलीय, ठीक है ना। और कृषिगत और अकृषिगत क्षेत्र के बारे में हमने खरपतवारों, विभिन्न खरपतवारों की जानकारी प्राप्त कर ली है बेटा। देखिए बेटा, इसके बाद में हमारा प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण है, वो हम कल देखेंगे। 6 नंबर पर है, वो टॉपिक नंबर 6 पर है। एक और रह गया है प्रजनन विधियों के आधार पर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, कि ये किस प्रकार से अपनी जनन क्रिया करता है, कि जड़ माध्यम से करता है, किस या वनस्पति भागों के आधार पर करते हैं, वो हम कल बात करेंगे। तो देखना बेटा, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो है आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।